माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सीआरपीसी की धारा 482 है उसमें जो अंतर्निहित शक्ति है उसका प्रयोग कब किया जाना चाहिए। पुराने कानून में सीआरपीसी की धारा 482 में वर्णित था। जो नया कानून बना है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 उसमें धारा 528 में वर्णित है। तो इस धारा में जो शक्ति है, अंतर्निहित शक्ति है, उनका इस्तेमाल बड़े संयम, सतर्कता और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। और कब कब किया जाना चाहिए यह भी न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है और कहा है कि 3 परिस्थितियां हैं, ऐसी 3 परिस्थितियां हैं जिनके तहत अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 1 है संहिता के तहत किसी आदेश को प्रभावी बनाने के लिए, किसी आदेश को प्रभावी बनाने के लिए भी इस धारा का प्रयोग किया जा सकता है। इस धारा के तहत अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 2 न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी किया जा सकता है। जो न्यायालय की जो प्रक्रिया है उसका दुरुपयोग ना हो उसको रोकने के लिए भी किया जा सकता है। नंबर 3 है अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए भी किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए भी किया जा सकता है। तो साथियों ये 3 क्षेत्र हैं जिनके अंतर्गत इस शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, इस धारा का प्रयोग किया जा सकता है। अब साथियों हम आपको बताएंगे कि एफआईआर रद्द कैसे होती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट रद्द कब कैसे होती है। साथियों प्रथम सूचना रिपोर्ट रद्द के लिए जरूरी है कौन कौन से कंटेंट और कौन कौन से कंटेंट के आधार पर एफआईआर दर्ज होती है, जो कि सीआरपीसी की धारा 482 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 528 की जो अंतर्निहित शक्ति है उनका प्रयोग करते ही एफआईआर रद्द की जा सकती है माननीय न्यायालय के द्वारा। साथियों ऐसी शक्ति का प्रयोग कब किया जाना चाहिए ये हम आपको एक एक करके बताएंगे। 7 पैराग्राफ हैं इसके। कितने हैं? 7 पैराग्राफ हैं। पहला है जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट पर शिकायत में लगाए गए आरोप भले ही उन्हें अंकित मूल पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है या अभियुक्त के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। जो भी एफआईआर में आरोप लगाए गए हैं उन्हें भले ही एफआईआर में ले लिया गया है, लेकिन जो आरोप हैं उस आरोप ऐसे हैं जिनसे कि कोई अपराध नहीं बनता है, अभियुक्त के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। अगर ऐसे तथ्य एफआईआर में आए हैं तो भी एफआईआर रद्द की जा सकती है। फिर दूसरा पॉइंट कह रहे हैं कि जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में और एफआईआर के साथ दी गई अन्य सामग्री में, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट है और एफआईआर के साथ अन्य सामग्री यानी कि जो भी एविडेंस चार्जशीट में आते हैं, जो चार्जशीट रहती है उसमें एफआईआर रहती है और फिर अन्य सामग्री रहती है उससे संबंधित रहती है जो कि उस मामले को की पुष्टि करती है यानी एफआईआर की तायद करती हैं। तो माननीय न्यायालय ने कहा कि जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट और एफआईआर के साथ दी गई अन्य सामग्री यदि कोई हो, जो अन्य सामग्री यदि कोई हो, में लगाए गए आरोप किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, संज्ञेय अपराध का अगर खुलासा नहीं करते हैं तो उस स्थिति में भी क्या कर सकते हैं? एफआईआर रद्द हो सकती है। क्या कर सकते हैं? एफआईआर रद्द हो सकती है। क्यों? क्योंकि संहिता की धारा जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा जिसमें 173 और 174 के प्रावधान दिए गए हैं, वही सीआरपीसी की धारा 154 और 155 के प्रावधान दिए गए हैं। तो जब संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं पाया जाता है तो वहां पर असंज्ञेय अपराध यानी 155 सब क्लॉज 2 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा इस संहिता की धारा 156(1) के तहत पुलिस अधिकारी द्वारा जांच को उचित ठहराया जा सकता है। मतलब ये हुआ कि अगर अपराध का खुलासा नहीं है मामले में तो भी एफआईआर रद्द की जा सकती है। अब साथियों बात करते हैं संज्ञेय अपराध क्या होते हैं, असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं। संज्ञेय अपराध सीआरपीसी की धारा यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 में वर्णित है। नए कानून में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173 में वर्णित है। संज्ञेय अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिनमें कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है और एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। असंज्ञेय अपराध ऐसे अपराध होते हैं जो कि सीआरपीसी की धारा 155 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 174 के समरूप है। असंज्ञेय अपराध में वारंट की आवश्यकता होती है, वारंट के बिना पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती और इन्वेस्टिगेशन भी न्यायालय की अनुमति के बगैर नहीं कर सकती है पुलिस। तो साथियों संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज होती है और असंज्ञेय अपराध में एनसीआर दर्ज होती है, असंज्ञेय मामलों की रिपोर्ट दर्ज की जाती है। तो इस प्रकार से पॉइंट नंबर 2 में कहा गया है कि जब संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं होता है
तो भी एफआईआर रद्द हो सकती है। तीसरा पॉइंट कहा गया है कि एकत्र साक्ष्य किसी अपराध का खुलासा नहीं करते हैं। जो एकत्र साक्ष्य है, जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोप और उनके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनता है, जो कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा जो एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं उन एविडेंसों से अपराध होने का खुलासा नहीं होता है और आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनता है। नंबर चौथा कह रहे हैं कि आरोप असंज्ञेय हो, जहां एफआईआर में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध नहीं है। जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें जो आरोप लगाए गए हैं वो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं, बल्कि केवल असंज्ञेय अपराध हैं। क्या है? असंज्ञेय अपराध है। वहां पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जांच की अनुमति नहीं है। असंज्ञेय अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिनमें कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन और बिना वारंट की गिरफ्तारी नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेशन कब कर सकते हैं? जब न्यायालय अनुमति देगी। न्यायालय की अनुमति के बगैर इन्वेस्टिगेशन जांच नहीं कर सकते हैं। नंबर 5वां, आरोप बेतुके हों, असंभव हो, जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं कि उनके आधार पर कोई विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है। मान लीजिए आज घटना हुई है किसी एक स्टेट में और सामने वाला व्यक्ति किसी दूसरे स्टेट में है या किसी जेल में निरुद्ध है और उसका नाम एफआईआर में दर्ज कर दिया जाता है। मान लीजिए तिहाड़ जेल में कोई बंद है और एफआईआर दर्ज करवाई जाती है कि उस व्यक्ति ने आकर के मारपीट की, तो इस प्रकार संभव ही नहीं कि जेल से, तिहाड़ जेल से कोई बाहर आएगा। या कोई ऐसा सीसीटीवी फुटेज है कि वह दूसरे स्टेट में है और घटना किसी और स्टेट में हो रही जहां से कि वह आना जाना भी नहीं कर सकता अगर वो फ्लाइट का इस्तेमाल करें। तो इस प्रकार के जो आरोप लगाए जाते हैं, जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं कि जिनके आधार पर कोई विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है। नंबर 6वां क्या कहता है? स्पष्ट कानूनी रोक लगाई गई हो, जहां संहिता या संबंधित अधिनियम के किसी भी प्रावधान में कार्रवाई शुरू करने और जारी रखने पर स्पष्ट कानूनी रोक लगाई गई हो, जहां पर न्यायालय के द्वारा पहले ही कानूनी रोक लगाई गई हो कार्रवाई प्रारंभ करने और शुरू करने और जारी रखने के संबंध में, फिर भी वहां इस प्रकार की कार्रवाई हुई है तो भी एफआईआर रद्द की जा सकती है। नंबर 7वां कहते हैं आपराधिक कार्रवाई में दुर्भावना निहित हो, जब आपराधिक कार्रवाई में स्पष्ट रूप से दुर्भावना निहित हो, यानी बदले की भावना से कार्रवाई करवाई गई है, तो उस स्थिति में जहां कार्रवाई का तरीका क्या हो, दुर्भावना पूर्वक हो, तो अभियुक्त पर प्रतिशोध लेने के गुप्त उद्देश्य तथा निजी व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने के उद्देश्य से की गई हो, तो ऐसी स्थिति में भी एफआईआर रद्द की जा सकती है। तो साथियों, एफआईआर किन किन परिस्थितियों में रद्द होगी ये हम आपको शॉर्ट में फिर से बता देते हैं। जहां अपराध नहीं बनता हो, संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं होता हो, एकत्र साक्ष्य किसी अपराध का खुलासा नहीं करते हो, आरोप असंज्ञेय हो, आरोप बेतुके असंभव हो, स्पष्ट कानूनी रोक लगाई गई हो, आपराधिक कार्रवाई में दुर्भावना निहित हो। क्या हो? आपराधिक कार्रवाई में दुर्भावना निहित हो। तो इस प्रकार के तथ्य अगर एफआईआर यानी एफआईआर के बाद जो चार्जशीट पुटअप की गई है उसमें आए हो तो एफआईआर रद्द की जा सकती है माननीय न्यायालय के द्वारा। और रद्द करने की शक्ति अंतर्निहित है किसमें? सीआरपीसी की धारा 482 अब नए कानून में धारा 528 में वर्णित है। किसमें वर्णित है? नए कानून में धारा 528 में वर्णित है। तो साथियों, ये हमने आपको एफआईआर रद्द करने की प्रोसीडिंग बताई कि किन किन परिस्थितियों में एफआईआर रद्द हो सकती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी अपराध की जांच का क्षेत्र विशेष रूप से पुलिस अधिकारियों के लिए आरक्षित है। इस क्षेत्र में उनकी शक्तियां असीमित हैं। पुलिस की जो शक्तियां हैं असीमित हैं, जब तक कि संज्ञेय अपराध की जांच करने की शक्ति को सीआरपीसी के प्रावधानों के सख्त अनुपालन में वैध रूप से प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय माननीय न्यायालय ने फिर से कहा है कि सीआरपीसी की धारा 482 और अब नए कानून में धारा 528 में वर्णित है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि इस धारा के तहत निहित अधिकार क्षेत्र में और इसका प्रयोग संयम और सावधानी से किया जाना चाहिए। इस धारा के तहत निहित अधिकार क्षेत्र बहुत व्यापक है, फिर भी इसका प्रयोग संयम से, सावधानी से
और सतर्कता से किया जाना चाहिए। केवल तभी किया जाना चाहिए जब ऐसा प्रयोग धारा में विशेष रूप से निर्धारित परीक्षणों द्वारा उचित ठहराया गया हो। वास्तविक और पर्याप्त न्याय करने के लिए ऐसे एक्स डिप्टो जस्टिसिया का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिसके प्रशासन के लिए न्यायालय मौजूद है। न्यायालय का अधिकार न्याय को आगे बढ़ाने के लिए मौजूद है, और यदि उस अधिकार का दुरुपयोग करने का प्रयास किया जाता है, न्यायालय का अधिकार न्याय को आगे बढ़ाने के लिए मौजूद है, और यदि उस अधिकार का दुरुपयोग करने का प्रयास किया जाता है ताकि अन्याय उत्पन्न हो, तो न्यायालय के पास ऐसे दुरुपयोग को रोकने की शक्ति है। क्या है? न्यायालय के पास ऐसे दुरुपयोग को रोकने की शक्ति है। किसी भी कार्रवाई की अनुमति देना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, जिसके परिणाम स्वरूप अन्याय होगा और न्याय को बढ़ावा देने में बाधा होगी। तो इस प्रकार शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय किसी भी कार्रवाई को रद्द करने के लिए न्यायोचित होगा, यदि न्यायालय को लगता है कि इसकी शुरुआत या जारी रहना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, या इन कार्रवाइयों को रद्द करना अन्यथा न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करेगा। जब शिकायत से कोई अपराध प्रकट नहीं होता है, तो न्यायालय तथ्य के प्रश्न की जांच कर सकते हैं। जब किसी शिकायत को रद्द करने की मांग की जाती है, तो शिकायतकर्ता ने जो आरोप लगाया है उसका आकलन करने के लिए सामग्री को देखने की अनुमति है, और यदि आरोपों को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया जाता है तो भी कोई अपराध नहीं बनता है। एक बार फिर लास्ट में माननीय न्यायालय ने कहा है कि एक बार जब जांच पूरी हो जाती है, देखिए एफआईआर और चार्जशीट के बीच में अंतर है। एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन चलता है। क्या चलता है? इन्वेस्टिगेशन चलता है, और एक बार आरोप पत्र दाखिल हो जाता है, न्यायालय में चार्जशीट पुटअप हो जाती है। और चार्जशीट कब पुटअप होती है? जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा क्या किया जाता है? पुलिस के द्वारा कोर्ट में आरोप पत्र यानी चार्जशीट पुटअप की जाती है, यानी फाइनल रिपोर्ट चालान पेश किया जाता है। तो माननीय न्यायालय ने कहा है कि एक बार जांच पूरी हो जाती है और आरोप पत्र दाखिल हो जाता है तो एफआईआर महत्वहीन हो जाती है। क्या हो जाती है? एफआईआर महत्वहीन हो जाती है। उसके बाद अदालत का यह कर्तव्य है कि वह जांच एजेंसी द्वारा आरोप पत्र के रूप में एकत्र की गई सभी सामग्रियों को देखे। उसके बाद माननीय न्यायालय ने कहा है कि जैसे ही चार्जशीट कोर्ट में पुटअप की जाती है, एफआईआर महत्वहीन हो जाती है। उसके बाद अदालत यानी न्यायालय का यह कर्तव्य है कि जैसे ही चार्जशीट कोर्ट में पुटअप की गई है, वह जांच एजेंसी द्वारा आरोप पत्र के रूप में एकत्र की गई सभी सामग्रियों को देखें, यानी चार्जशीट संपूर्ण चार्जशीट का अवलोकन करें। सीआरपीसी की धारा 482 के शब्दों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग या न्याय की विफलता को रोकने के लिए अदालत की शक्ति के प्रयोग को केवल एफआईआर के चरण तक सीमित करता है। यह न्याय का उपहास होगा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई में एफआईआर के चरण में हस्तक्षेप किया जा सकता है, लेकिन अगर यह चार्जशीट में बदल गया तो नहीं।